देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वीरान नगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। उसमें से रवि नाम का एक लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा, तुम टीवी ठीक करते हो? रवि ने जवाब दिया, नहीं। ये सुनते ही उस आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर जाना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुंच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, ले जाओ इसे और ले जाकर ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गया और बोला, आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, मैं ही पाटिल हूँ, तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो, मैं वहाँ से ड्रेस लेकर बगल वाले केबिन में आ जाना। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुँच गया। डॉक्टर ने उसे बताया, जो तुम्हें अभी गेट में मिला था वो एक पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो आदमी टीवी बनाने वाला नहीं है तो गुस्से में आकर थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया और रवि का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि को सबसे मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहां हर कोई कुछ ना कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए रमाकांत ने रवि से कहा, आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर रमाकांत वहां से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12-1 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? तो डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी, तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा था। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रवि ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछालकर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई।
तभी एक जोर की हंसी की आवाज रवि को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोल रहा था, मैंने कहा था ना आज तू पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से में झिझलाते हुए कहा, पागल आदमी तूने ये क्या किया? रुक, अभी तुझे बिजली का झटका देता हूँ। इस पर पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे शौक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसके चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां रवि बेहोशी की हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन से रवि की दिमागी हालत खराब है। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों के पेट काट दिए हैं। हर रात उस भूतिया अस्पताल में रवि की तरह ही चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उस भरी दोपहर जब अनिमेश अपने घर पर सोया हुआ था, तभी अचानक ही उसका फोन बजने लगा। अनिमेश ने मोबाइल देखा तो गांव से उसके चाचा जी का फोन था। इतने दिनों के बाद अपने चाचा जी का फोन देखकर अनिमेश काफी खुश हुआ। उसके फोन उठाते ही चाचा जी ने कहा, अनिमेश, कितने दिन हो गए रे, तुझे देखा नहीं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मरते मरते एक बार तुझे देखना चाहता हूँ। इससे पहले कि अनिमेश कुछ बोल पाता, फोन अपने आप ही कट हो गया। अनिमेश ने दोबारा फोन मिलाने की कोशिश भी की, मगर दोबारा फोन लगा नहीं। अनिमेश ने सोचा एक बार गांव होकर आएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे भी ऑफिस में अभी 5 दिनों की छुट्टी थी, लिहाजा अनिमेश ने फटाफट अपना सामान बांधा और निकल पड़ा बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड पहुंचकर अनिमेश अपने गांव जाने वाली बस में बैठ गया। थोड़ी देर पहले तक जिस आसमान में सूरज का प्रकोप था, वहीं अब काले काले बादल छाने लगे थे। दिन के वक्त ही रात जैसा लगने लगा था। कुछ ही देर में बस खुली। मन ही मन में अनिमेश थोड़ा परेशान भी था। खैर कुछ ही देर में शाम हो गई। अनिमेश का गांव अभी भी बहुत दूर था। दरअसल अनिमेश को अपने चाचा जी से ज्यादा लगाव इसलिए था क्योंकि बचपन में ही अनिमेश के मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उसके चाचा जी ने ही उसे पाला था। अनिमेश के प्यार में कोई कमी ना रहे, इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। मतलब कुल मिलाकर अनिमेश के चाचा ही उसके मम्मी पापा हैं। रात के तकरीबन 8:45 बजे अनिमेश की बस उसके गांव के बस स्टॉप पर रुकी। जब अनिमेश बस से उतरा तब एक बार को तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही जगह पर उतर गया हो। खैर उसने सोचा कि वो 6 सालों के बाद अपने गांव आ रहा है, तो शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अनिमेश ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अनिमेश का गांव 6 सालों में जरा भी नहीं बदला था। ना तो पक्की सड़कें बनी थीं और ना ही लाइट की कोई व्यवस्था थी। कच्ची सड़क पर फैले उस कीचड़ से ये साफ था कि यहाँ थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, एक कुत्ता तलक भी दिख नहीं रहा था। रास्ते पर फैले कीचड़ में जब अनिमेश का पैर पड़ता तो एक आवाज पैदा होती
वही आवाज उस माहौल की खामोशी को तोड़े जा रही थी। आसमान में अभी भी काले बादलों का जमावड़ा था। किसी भी पल बारिश शुरू हो सकती थी। उस मैदानी रास्ते पर अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। अनिमेष। ये आवाज उसके चाचा की थी। अनिमेष ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके चाचा उसे कहीं पर भी नहीं दिखे। अनिमेष ने सोचा शायद खुशी के मारे उसके कान बजे होंगे। यही सोचकर अनिमेष आगे बढ़ने लगा। अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अनिमेष ने आसपास देखा, मगर वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके नीचे अनिमेष अपना सिर छिपा सके, सिवाय एक नीम के पेड़ के, जो कि उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अनिमेष भागकर उस पेड़ की ओर जाने लगा। बारिश में आधा भीग चुका अनिमेष जब उस पेड़ के पास पहुंचा, तब बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। खैर अनिमेष ने राहत की सांस ली। अनिमेष वहां खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उससे कुछ ही दूरी पर खड़े एक आदमी पर गई। हालांकि वहां अंधेरा काफी ज्यादा था, मगर फिर भी धुंधली सी रोशनी में इतना दिख रहा था कि वो आदमी अनिमेष को हाथ का इशारा करके अपनी ओर बुला रहा था। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन, और बारिश में भीगकर अनिमेष को बुलाने के बजाय खुद उसके पास क्यों नहीं आ रहा। इसी ख्याल में खोया अनिमेष अभी उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी जोर से बिजली कड़की, जिसकी तेज रोशनी में अनिमेष ने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके चाचा जी हैं। अनिमेष भागकर बारिश की परवाह किए बगैर अपने चाचा जी के पास जाने लगा, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा जी के पास पहुंचा, तभी एकदम से उसके चाचा जी कहीं गायब हो गए। ये देखकर अनिमेष पहले तो बहुत डर गया, मगर फिर उसने सोचा शायद चाचा जी से मिलने की खुशी में उसे बार बार वहम हो रहा है। अब अनिमेष पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए उसने इसी बारिश में चलने का फैसला किया। बारिश बहुत तेज थी, जिस वजह से सामने का कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। चलते चलते अभी अनिमेष आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी चीज से अनिमेष का पैर टकराया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसने उठकर पीछे देखा, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे अनिमेष का पैर टकराए। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ आज हो क्या रहा है। परेशान होकर अनिमेष वापस से आगे बढ़ने लगा। जैसे तैसे अनिमेष अपने गांव पहुंचा। काफी रात हो जाने की वजह से पूरा गांव सो चुका था। ऊपर से इतनी तेज बारिश में कौन बाहर घूमेगा। खैर अनिमेष अपने घर के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर तक दरवाजा पीटने पर दरवाजा खुला तो सामने अनिमेष के चाचा खड़े थे। इतने सालों के बाद अनिमेष को देखकर उसके चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने अनिमेष को अपने गले से लगा लिया, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा के गले लगा, तब उसे एहसास हुआ कि उसके चाचा का बदन बर्फ की तरह ठंडा है। अनिमेष को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर उसने सोचा कि शायद उसका शरीर भींगा हुआ है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। खैर अनिमेष के चाचा उसे अंदर ले गए और अनिमेष को बोले, तू कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाता हूँ। और हाँ, बालों को अच्छे से पोंछना, वरना सर्दी लग जाएगी। इस पर अनिमेष बोला, क्या चाचा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। तो चाचा ने कहा, मेरे लिए तू अभी भी बच्चा ही है, जा जल्दी
कपड़े बदल। फिर अनिमेष अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर जब अनिमेष कमरे से बाहर निकला तब उसके चाचा हॉल में खाने की तैयारी कर रहे थे। अनिमेष ने अपने चाचा का हाथ बटाने की कोशिश भी की, मगर उसके चाचा ने उसे कुछ करने ही नहीं दिया। फिर खाना लगाकर दोनों चाचा भतीजा खाने बैठ गए। तभी अनिमेष ने पूछा, पर चाचा, आपकी तबीयत खराब थी ना? तो अनिमेष के चाचा ने कहा, खराब थी, पर तुझे देख लिया ना, अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अनिमेष, एक काम करेगा? खाना खा के आज तू मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाना, बस आज भर के लिए। इस पर अनिमेष बोला, हाँ, क्यों नहीं। फिर वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त अनिमेष ने एक बात पर गौर किया कि उसके चाचा की आंखें अभी भी नम है, जिसका जिक्र करते हुए अनिमेष ने पूछा, चाचा, आप अभी भी क्यों रो रहे हैं? इस पर अनिमेष के चाचा ने अपनी नम आंखों को छिपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाना ठीक बना है ना। वो क्या है कि अब उम्र हो गई है, शरीर में उतनी ताकत नहीं रही, थोड़ा 19-20 हो सकता है, बाकी मैं खाना बड़ा अच्छा बनाता हूँ। इस पर अनिमेष बोला, सच में खाना आप बड़ा अच्छा बना लेते हैं। फिर दोनों ने अपना अपना खाना खत्म किया और हाथ मुंह धोकर दोनों एक ही कमरे में जाकर लेट गए। नींद ना तो अनिमेष को आ रही थी और न ही उसके चाचा को। दोनों आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। बातों ही बातों में अनिमेष के चाचा बोले, अच्छा अनिमेष, अगर किसी दिन मैं मर गया तो? इस पर अनिमेष ने भड़कते हुए अपने चाचा से बोला, चाचा, ये क्या बोल रहे हैं आप? फालतू बात नहीं। बात करते करते कब अनिमेष की आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसके चाचा बगल में नहीं थे। अनिमेष ने उठकर अपने चाचा को आवाज लगाया, मगर बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद उसके चाचा बाथरूम में या फिर किसी दूसरे कमरे में होंगे। उसने उठकर घर के सारे कमरों को तलाशा, मगर उसके चाचा उसे कहीं नहीं मिले। उसने बाथरूम में भी देखा, मगर चाचा जी कहीं नहीं थे। पूरे घर में अपने चाचा को कहीं भी ना पाकर अनिमेष थोड़ा परेशान हो गया और अपने चाचा को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया। वो जैसे ही घर से बाहर निकला कि उसकी नजर गांव के चौपाल पर बैठे रहीम दादा पर गई। उसने सोचा शायद रहीम दादा को पता होगा। यही सोचकर अनिमेष रहीम दादा के पास गया और बोला, दादा, ये चाचा जी को देखा है क्या आपने? मिल नहीं रहे हैं। इस पर रहीम दादा ने एक नजर अनिमेष को अच्छे से देखा और फिर बोले, अनिमेष, तुम कब आए? और अजय की बात कर रहे हो तुम? उसको मरे तो हफ्ता भर होने को है। इस पर अनिमेष रहीम दादा पर एकदम से भड़क गया और बोला, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप? मगर जब वहां 3-4 लोग और आ गए तब उन्होंने भी वही कहा और साथ ही बताया कि दरअसल एक दिन खेत में काम करते वक्त अजय यानी अनिमेष के चाचा के ऊपर बिजली गिर गई थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने अनिमेष को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग नहीं कर पाए और उसके चाचा की लाश को जला दिया गया। ये सब सुनकर अनिमेष फूट फूट कर रोने लगा और फिर उसे उसके चाचा जी कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।